तो आज हम जानेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो इसमें बेसिकली दो वर्ड आता है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग। तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ मॉर्फो प्लस लॉजी, जिसमें कि लॉजी का मतलब है स्टडी, टू स्टडी, उस चीज़ को पढ़ना, एंड मॉर्फो का मतलब है कि एक्सटर्नल फीचर, उसका जो, अगर हम लोग किसी भी चीज़ का मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो उसका ये मतलब है कि वो बाहरी रूप से कैसा दिख रहा है। और जो नेक्स्ट वर्ड इसमें आता है दैट इज़ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ चुके हैं। तो उसमें प्लांट किंगडम में दो ग्रुप आता है, दैट इज़ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब नेकेड, जिसमें सीड प्रेजेंट नहीं होगा, फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा, और एंड अल्टीमेटली फ्रूट्स भी नहीं बनेंगे। बट जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं, सीड भी प्रेजेंट होते हैं, एंड वो अल्टीमेटली फ्रूट भी बनाते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल फीचर, मॉर्फो स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल फीचर एंड लॉजी स्टैंड्स फॉर टू स्टडी, उस चीज़ को पढ़ना। तो अगर हम लोग किसी भी चीज़ के बाहरी उसके फीचर्स को अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोलेंगे कि हम लोग उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा मॉर्फोलॉजी का, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर मतलब क्या हो गया कि अपीयरेंस, वो बाहर से कैसा दिख रहा है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर और अपीयरेंस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी भी लिविंग थिंग के अगर हम लोग बाहरी फीचर्स को देख करके उसको हम लोग किसी भी चीज़ के बेसिस पे अगर डिवाइड कर रहे हैं और उसमें जो पढ़ाई होता है उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग कहते हैं वो मॉर्फोलॉजी है। अब इसमें एक और वर्ड आता है दैट इज़ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट, तो हम लोग के 5 किंगडम होते हैं, दैट इज़ मोनेरा, जिसमें बैक्टीरियाज आते हैं बेसिकली। सेकेंड वन इज़ प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। द थर्ड वन इज़ फंगाई, द फोर्थ वन इज़ प्लांटी, एंड द लास्ट वन इट स्टैंड्स फॉर एनिमेलिया। ठीक है, तो इस फ्लावरिंग प्लांट है तो ये किस में आ जाएगा? किस किंगडम में? प्लांटे में। तो अब हम लोग इसमें जानेंगे प्लांटे किंगडम के बारे में। प्लांटे में भी हम लोग इसको मेनली दो चीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि कौन वैसे और प्लांट्स जो फ्लावर देते हैं और वैसे नहीं देते हैं, दैट इज़ फ्लावर प्रेजेंट एंड फ्लावर एब्सेंट। फ्लावर एब्सेंट मतलब कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग टर्म देते हैं जिम्नोस्पर्म नाम से। जिम्नोस्पर्म मतलब कि उसमें फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर फ्लावर नहीं है तो उसमें सीड भी प्रेजेंट नहीं होगा, सीड नहीं है तो अल्टीमेटली उसमें फ्रूट भी नहीं बनेगा। ये सब आ जाएगा इन जिम्नोस्पर्म। और दूसरा जो आता है वो आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब कि उसमें फ्लावर प्रेजेंट होगा, अगर फ्लावर प्रेजेंट है तो सीड भी प्रेजेंट होगा, और अगर सीड भी प्रेजेंट है तो उससे फ्रूट भी बनेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप का हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो वैसे प्लांट जो फ्लावर देते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर्स होते ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ें, मतलब इसमें एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के मॉर्फोलॉजी का बात करते हैं तो अगर कोई भी प्लांट है तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा? कहाँ से हम लोग, मतलब सबसे छोटा प्लांट का हम लोग कौन सा पार्ट देखते हैं? जैसे कि एक पूरा प्लांट बन जाता है तो वो क्या है? वो है सीड। ठीक है, मान के चलिए ये एक सीड है,
ये जर्मिनेट करेगा, हम लोग इसको सॉइल में डालेंगे, सॉइल के अंदर सीड को डालें। फिर कुछ समय के बाद इसी सीड में से 2 आउटग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगा। एक मिलेगा ऊपर की तरफ देखने को और एक मिलेगा नीचे की तरफ को देखने को, ठीक है। तो जो हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिला उसको हम लोग कहते हैं प्लिम्यूल, और जो नीचे की तरफ देखने को मिला उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। तो इसलिए यहाँ पे सॉइल है, ये पूरा सॉइल है, सॉइल के अंदर सीड है, ठीक है। यहाँ पे उसको सारा उसका बेसिक कंडीशंस मिल रहा है जिसकी वजह से वो आगे चल के ग्रो करेगा। तो जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये कहलाएगा रेडिकल, और ये रेडिकल ही आगे जाके इन फ्यूचर रूट बनेगा, ठीक है। और फिर यही रूट इस प्लांट को सपोर्ट देने का काम करेगा, वाटर और मिनरल्स इसी रूट में से आएंगे, स्टोरेज का काम करेगा, कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन बनाएगा यही रूट। और ये जो प्लिम्यूल है जो ऐसे ऊपर की तरफ गया है ये शूट सिस्टम बनाएगा प्लांट का। शूट सिस्टम मतलब इसी में लीफ आएंगे, इसी में फ्लावर आएंगे, इसी में स्टेम आएगा। जो भी हम लोग प्लांट के ऊपर वाला पार्ट देखते हैं वो सब शूट का ही मॉडिफिकेशन है, मतलब कि शूट ही आगे चल के कभी लीफ बना रहा है, कभी फ्लावर बना रहा है, कभी ये बीच वाला स्टेम भी ये शूट ही बनाता है। और जो नीचे वाला रेडिकल है ये सिर्फ और सिर्फ रूट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए मान के चलिए ये सीड हुआ, ये ऊपर की तरफ प्लिम्यूल, नीचे की तरफ रेडिकल, ये ऐसे यहाँ पे सॉइल। तो देखिए हम लोग जानते हैं ग्रेविटी हम लोग का नीचे की तरफ होता है, ग्रेविटी है नीचे की तरफ, और यहाँ पे मान के चलिए सन है, ठीक है। तो देखिए ये जो ये रेडिकल है ये सन से दूर जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है, और ग्रेविटी के तरफ जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के पास जा रहा है ये रेडिकल। लेकिन अगर वहीं हम लोग प्लिम्यूल को देखें तो प्लिम्यूल जिस डायरेक्शन में सन है उसी डायरेक्शन में प्लिम्यूल ग्रो कर रहा है, उसको अपोज नहीं कर रहा है, सन को वो सपोर्ट कर रहा है। बट वहीं अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो प्लिम्यूल ऊपर की तरफ आता है, तो प्लिम्यूल जो है वो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्लिम्यूल जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है, मतलब कि ये लाइट को सपोर्ट करता है, लाइट इसको चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। बट वहीं ग्रेविटी को ये अपोज करता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है। जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी को ये अपोज कर रहा है, ठीक है। बट वहीं अगर हम लोग रेडिकल का बात करें तो रेडिकल में भी 2 चीज़ आएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक मतलब कि ये ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहा है, उसी के डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन लाइट को तो अपोज कर रहा है, लाइट अगर ऊपर की तरफ है तो रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, मतलब कि ये लाइट को अपोज कर रहा है, ये लाइट की तरफ नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है। तो रूट का एक फंक्शन तो हम लोग हमेशा से जानते हैं, दैट इज़ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर हम लोगों को प्लांट को कोई वाटर देना है तो हम लोग प्लांट के हर एक पार्ट में नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ रूट में दे देते हैं। रूट में हम लोग दे दिए वाटर, और फिर यहाँ से वो जाइलम और फ्लोएम की मदद से वो प्लांट के हर एक पार्ट में पहुँच जाता है। हम लोग को प्लांट के हर एक पार्ट में पानी देने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग रूट में ही दे दिए तो फिर वो जाइलम और फ्लोएम की मदद से ऊपर चला जाता है, या फिर साइड में अगर लीफ वगैरह है तो उसके पास भी वाटर चला जाता है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ रूट में सबसे पहला क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फिर जो दूसरा फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टोरेज का। कुछ रूट जो है वो स्टोर करने का भी काम करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्वीट पोटैटो के बारे में, जैसे पोटैटो है और एक स्वीट पोटैटो है। तो पोटैटो तो स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। बट जैसे अगर हम लोग स्वीट पोटैटो का केस लें तो स्वीट पोटैटो के केस में रूट ही जो है वो मॉडिफाई हो जाता है और वो खाना स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए जो स्वीट पोटैटो है ये स्टोरेज का एग्जाम्पल हो गया, मतलब कि प्लांट जो है वो फूड अपना स्टोर करके रख रहा है। तो अगर उसका कोई हम लोग से एग्जाम्पल पूछेगा तो वो हो जाएगा स्वीट पोटैटो। दूसरा फंक्शन रूट का क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने में भी रूट हेल्प करता है।
तीसरा जो इसका फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एंकरेज का। एंकरेज मतलब कि प्लांट को सपोर्ट करना। अगर मान के चलिए बहुत बड़ा पेड़ है तो उसके लिए तो उसका रूट भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए तब ना उसको सपोर्ट मिलेगा। पता चला प्लांट बहुत बड़ा है और रूट अगर सपोर्ट ही नहीं दे रहा था तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा इस लैंड से। पता चला प्लांट कहीं और है और रूट कहीं और। अगर रूट प्लांट को सपोर्ट नहीं दिया तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। और कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन बनाने में भी रूट जो है वो हेल्प करता है। तो नेक्स्ट फंक्शन रूट का क्या हो जाएगा? सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। कुछ जो रूट है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है जोन्स ऑफ रूट के जोन्स के बारे में। जैसे देखिए ये सीड हो गया। अभी हम लोग को मेनली रूट के बारे में ही पढ़ना है। पहले ये हो गया इसका रेडिकल। ठीक है। तो रूट हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा डिवाइड करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट बड़ा हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग उसका रूट भी बड़ा होना चाहिए। पता चला प्लांट बहुत बड़ा हो गया और रूट बड़ा ही नहीं रहा तो रूट जो है वो प्लांट को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए रूट का हमेशा बढ़ते रहना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग को किसी भी सेल को डिवाइड करवाना है तो उसके लिए हम लोगों को एक टाइप ऑफ सेल चाहिए, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक सेल। देखिए सेल बेसिकली दो तरह के होते हैं, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल एंड परमानेंट सेल। मेरिस्टेमेटिक वो सेल हो गए जो हमेशा थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम वो ग्रो करते रहते हैं। बट परमानेंट सेल कुछ ऐसे सेल हुए जो एक पर्टिकुलर समय के बाद ग्रो करना, डिवाइड करना बंद कर जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग को रूट को तो हमेशा डिवाइड करवाना है, तो उसके लिए हम लोग को कैसा सेल चाहिए? हम लोग को मेरिस्टेमेटिक टाइप का सेल चाहिए कि जिससे कि रूट थ्रू आउट देयर लाइफ जो है वो ग्रो करते जाए। ठीक है। तो जैसे ये हो गया सीड, ये नीचे की तरफ रेडिकल, ये पूरा रेडिकल। और इसमें टाइप ऑफ सेल क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा सेल प्रेजेंट है? तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक सेल। अब मेरिस्टेमेटिक सेल क्या हेल्प करेगा इस रेडिकल को या इस रूट को हमेशा थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम इसको ग्रो करवाते रहेगा। तो उससे प्लांट को भी बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, सपोर्ट देने का काम करेगा या फिर स्टोरेज का काम करेगा, कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन ही बनाएगा। तो ये सब काम ये रूट ही करेगा। और अगर रूट के पास मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं हो तब रूट ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो ग्रो ही नहीं करेगा कुछ पर्टिकुलर समय के बाद अगर वो रुक जाएगा तो फिर तो फंक्शन अच्छे से हो नहीं पाएगा। जो तो फिर मेरिस्टेमेटिक सेल है तो मेरिस्टेमेटिक सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करते रहना पड़ेगा। मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोसिस। अगर उसमें माइटोसिस नहीं हो रहा है तो वो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो डिवीज़न के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? माइटोसिस होना। अगर डिवीज़न हो रहा है तो माइटोसिस भी होगा ही होगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। अब देखिए रूट में दो चीज़ प्रेजेंट रूट में जो है बेसिकली तीन चीज़ प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर देखिए रूट नहीं रहेगा तो प्लांट किसी काम का नहीं है। तो रूट क्या हो गया? उस प्लांट का वीआईपी मेंबर। वीआईपी इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? वैक्यूल के लिए। ई मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। एंड पी स्टैंड्स फॉर प्लास्टिड। ये तीनों चीज़ रूट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे वैक्यूल नहीं प्रेजेंट है, अगर वैक्यूल देखिए प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा? रूट का ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करने लगेगा, तो उसकी वजह से रूट मोटे मोटे हो जाएंगे और फंक्शन सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच का स्पेस नहीं होगा इसमें प्रेजेंट रूट में, क्योंकि अगेन वही अगर वो प्रेजेंट होगा तो रूट जो है वो काफ़ी थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे और उनका फंक्शन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। और प्लास्टिड भी हम लोग जानते हैं कि वो रूट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड लीव्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं
या और सब, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये हो गया रेडिकल। इसमें पूरे में मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। ये पूरे में क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। तो क्या होता है रेडिकल में कि कुछ जो रेडिकल का कुछ जो प्लेस है रेडिकल का, लाइक इतना प्लेस, इसमें क्या होता है, माइटोसिस स्टॉप हो जाता है, माइटोसिस बंद हो जाता है। तो अगर यहाँ पे माइटोसिस बंद हो गया तब तो ये सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये परमानेंट सेल बन जाएगा। और जब ये परमानेंट सेल बन गया तो इस रीजन को हम लोग कह देते हैं कि ये रूट कैप है, मतलब कि ये रीजन जो है अब डिवाइड नहीं कर सकेगा, ठीक है। और इसी रीजन को हम लोग आगे चल के क्या कह देते हैं कि ये रूट कैप है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जोन्स ऑफ रूट, रूट के जोन्स के बारे में। तो मान के चलिए एक रेडिकल है पूरा का पूरा, इसमें बताया कि ये वाला जो रीज़न है यहाँ पे माइटोसिस स्टॉप हो जाता है, तो ये रीज़न क्या बन जाएगा, रूट कैप का। रूट कैप के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक सेल ही है जो अल्टीमेटली रूट कैप में कन्वर्ट हुआ है, उसमें माइटोसिस रुक गया तो ये हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल। देखिए ये वाले रीजन आपके ग्रो नहीं कर सकते हैं रूट कैप वाले, बट मेरिस्टेमेटिक सेल वाले रीजन ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर का हो जाएगा इलोंगेशन जोन, इसमें दूसरे टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट रहते हैं। ये होगा इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन। ये क्या करेगा, जैसे प्लांट है तो उसका लेंथ भी इंक्रीज़ होना है, तो अगर प्लांट के रूट का लेंथ इंक्रीज़ होना है तो उसमें जो जोन हेल्प करेगा वो यही करेगा, इलोंगेशन जोन का ही। और उसके ऊपर आ जाता है मैच्योरेशन जोन, ठीक है। मैच्योरेशन जोन मतलब होगा कि जो रूट अब मैच्योर हो गया है उसको हम लोग कह देते हैं कि वो मैच्योरेशन जोन का रूट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन जोन। और मैच्योरेशन जोन में ही ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है रूट, तो इसके बाद हम लोग ये चीज़ देख पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूट हेयर्स भी आ जाते हैं। जैसे अगर मान चलिए रूट है, ये अगर सिंपली ऐसे करके है तब तो ये उतना तो वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बट अगर ये रूट थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा मैच्योर हो गया, तो इसमें रूट हेयर्स आ जाते हैं, टाइनी आउटग्रोथ ऑफ रूट। तो उससे क्या होता है कि जैसे अगर थोड़ी दूर में भी वाटर और मिनरल्स हैं तो उन सब को भी ये जो रूट हेयर्स है ये अब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है।